India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने बीएसएफ कार्मिकों के तीसरे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति या एमएसीपी लाभ का अधिकार बरकरार रखा है। उन्होंने उल्लेख किया कि देव शर्मा बनाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी अधिकारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में एक समान रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी थी। उन्होंने माना कि 60 वर्ष तक की काल्पनिक सेवा को भी एमएसीपी मूल्यांकन के लिए नियमित सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। उसने फैसला सुनाया कि अन्य लाभ प्रदान करते हुए एमएसीपी लाभ से इंकार करना देव शर्मा के आंशिक का कार्यान्वयन के बराबर होगा। सेवानिवृत्त बीएसएफ कार्मिकों ने रिट याचिका दायर की और संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत लाभ देने से बीएसएफ के इंकार को चुनौती दी। यह योजना 10, 20 और 30 साल की सेवा के बाद वित्तीय उन्नयन प्रदान करती है। यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि पहले के नियमों के अनुसार उन्हें शुरू में 57 साल की उम्र में रिटायर किया गया था। हालांकि देव शर्मा बनाम इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 60 साल की एक समान रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी। देव शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके लिए सुनाया कि रैंक के आधार पर अलग अलग रिटायरमेंट आयु संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। इसने सभी रैंकों के लिए सेवानिवृत्ति की अवधि 60 साल तक बढ़ा दी और अतिरिक्त 3 साल पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट लाभों के लिए गिने जाने की अनुमति दी। इस विस्तार के बावजूद 57 और 60 साल के बीच सेवानिवृत्त होने वालों को एमएसीपी लाभ से वंचित कर दिया गया, क्योंकि इसके लिए 30 साल की नियमित सेवा की आवश्यकता होती है। रिटायर कर्मियों ने तर्क दिया कि देव शर्मा ने उन्हें 60 वर्ष तक की काल्पनिक सेवा प्रदान की, जिसे एमएसीपी लाभों के लिए नियमित सेवा माना जाना चाहिए। बीएसएफ ने तर्क दिया कि देव शर्मा ने एमएसीपी योजना के तहत लाभों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। उन्होंने बीएसएफ वित्त विंग द्वारा जारी स्पष्टीकरण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि सेवानिवृत्ति के समय केवल नियमित सेवा वाले लोग ही एमएसीपी के लिए योग्य हैं। अदालत ने कहा कि अब एमएसीपी लाभ से इंकार करना देव शर्मा के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी। इसने लाभ को केवल पेंशन गणना तक सीमित कर दिया और वेतन का कोई बकाया नहीं दिया गया। उत्तराधिकारों के अधिकारों से संबंधित कुरान के आदेशों की पवित्रता को रेखांकित करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे दिवंगत मुक्ति द्वारा शुरू की गई 43 साल लंबी कानूनी लड़ाई का समाधान हो गया। न्यायालय ने पुष्टि की कि पवित्र कुरान के सूरह अन-नीसा में वर्णित बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकार अपरिवर्तनीय है। उन्हें बिना किसी देरी या पूर्वाग्रह के बरकरार रखा जाना चाहिए। यह कर्तव्य, दायित्व, आदेश, निषेधाज्ञा है कि बेटियों को हिस्सा आवंटित हो। मेरी राय में इसका सीधा साधा पाठ भी उत्तराधिकार का अधिकार पहले महिला और फिर पुरुष उत्तरजीवी को देता है। यह मामला दिवंगत मुक्ति द्वारा शुरू किए गए संपत्ति अधिकारों पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक बेटी है और अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रही है। मुनव्वर गनई की जैविक बेटी मुक्ति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपने पिता की संपत्ति के 1/3 हिस्से पर अपना हक जताते हुए मुकदमा दायर किया। तकनीकी आधारों यानी स्पष्ट रूप से कब्जा करने का दावा न करने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया।
न्यायालय ने कहा कि विरासत के अधिकार इस्लामी कानून का अनिवार्य पहलू है, इसे निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया। इन टिप्पणियों के मद्देनजर न्यायालय ने निपटान अधिकारी और आयुक्त के आदेशों को रद्द कर दिया और उन्हें डिवीजन बेंच के 1996 के फैसले का उल्लंघन करने के लिए शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस कौल ने राजस्व विभाग को 3 महीने के भीतर फैसले को लागू करने का निर्देश दिया, जिससे मुख्ता के बच्चों को उनकी मां का उचित हिस्सा मिल सके। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जिन मामलों में तीसरे पक्ष के हित सृजित हो सकते हैं, न्यायालय ने भूमि या बाजार मूल्य में समतुल्य मुआवजा देने का आदेश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नियुक्तियों में आरक्षण आदि अधिनियम 1990 विधानसभा में निर्वाचित उम्मीदवार की जाति पर सवाल उठाने वाले चुनाव विवाद पर निर्णय लेने के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने बी देवेंद्रप्पा द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें देवेंद्रप्पा के चुनाव को चुनौती देने वाली जी स्वामी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की गई। स्वामी याचिकाकर्ता ने जगलुरु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्रप्पा के चुनाव पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि प्रतिवादी अन्य पिछड़ा समुदाय से संबंधित है, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। इस बीच देवेंद्रप्पा ने आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि उनके पक्ष में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र तब तक वैध है जब तक कि इसे जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केवल हाईकोर्ट के ही याचिका में उठाए गए सवालों पर विचार करने का अधिकार है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1990 का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपील करने का प्रावधान है। इसके साथ ही जारी किए गए जाति और आय प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए समिति का भी प्रावधान है। राजस्थान के भरतपुर जिले के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पिछले सप्ताह निलंबित न्यायिक अधिकारी और उनके 2 क्लर्कों को नाबालिग लड़कों के साथ बार बार यौन उत्पीड़न करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में बरी किया। उन्हें बरी करते हुए स्पेशल जज अखिलेश कुमार ने गंभीर आरोपों के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में देरी और मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की प्रकृति को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा, जिससे मामला अविश्वसनीय हो गया। अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न की तारीख और समय के बारे में पीड़िता और उसकी मां की गवाहियों में विसंगतियों और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि शिकायतकर्ता ने कथित कृत्य को अपनी आंखों से देखने के तथ्य से इनकार किया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जज पिछले 1.5 महीने से बच्चे को डरा धमकाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। 31 अक्टूबर 2021 को जब यह पूरा मामला सामने आया तो मां इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास उसने जाने का फैसला किया। एफआईआर में मां ने दावा किया कि जज की मुलाकात उसके बेटे से टेनिस कोर्ट में हुई और दोस्ती करने के बाद वह उसे अपने घर ले गया। वहाँ जज ने कथित तौर पर शराब या जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया। बेटा बेहोश हो गया तो जज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी जज ने बेटे को धमकाया, चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसके बड़े भाई को जेल भेज देगा। अदालत ने कहा कि यह संभव नहीं है कि बच्चा शराब पीने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी के बिना घर वापस लौट आए। अदालत ने यह भी माना कि जिरह के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने पिछले बयान का खंडन किया और आरोपी जज को अपने घर या कहीं और पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखने से इनकार किया। अदालत ने यह टिप्पणी की, इस तरह के अत्यधिक विवादास्पद मामले में शिकायतकर्ता द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर ही जांच करने वाले सीनियर अधिकारियों ने भरोसा करने की उम्मीद करना उचित नहीं है। उन्हें एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य को हिबियस कॉर्पस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है, जो कथित तौर पर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में रहते थे।
जस्टिस संगीता के विशेन और जस्टिस संजीव जे जाखड़ की खंडपीठ ने अपने आदेश में पिता की 10 जुलाई में की गई पुलिस शिकायत पर किए गए कथनों पर ध्यान दिया। याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता की बेटी 27 जून को अपने पिता के घर से 23 तोला सोने के गहने और 3,62,000 रुपए नकद लेकर चली गई। परिवार ने पड़ोसी घरों में उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पता चला कि प्रतिवादी नंबर 4 ने 7 अन्य निजी प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत करके और उनकी मदद करके धन हड़प लिया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 5-6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसे शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने उसकी बेटी को खोजने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इसी के मद्देनजर याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि हाईकोर्ट पुलिस को याचिकाकर्ता की बेटी को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को होगी। हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम और भरत के बीच निस्वार्थ प्रेम का जिक्र करते हुए बरेली सेशन कोर्ट ने हाल ही में एक पिता पुत्र की जोड़ी को संपत्ति विवाद में पिता के भाई की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण और भरत ने भाई के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया और महान त्याग और भक्ति का उदाहरण पेश किया। वहीं दूसरी ओर आरोपियों के कार्य इस आदर्श के बिल्कुल विपरीत हैं। एडिशनल सेशन जज बरेली रवि दिवाकर ने अपने फैसले में रामचरितमानस में दर्शाए गए भाईचारे के प्रेम और त्याग के श्रद्धेय मूल्यों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ वनवास गए और भरत ने भगवान राम की अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में भगवान राम की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखा। दूसरी ओर न्यायालय ने कहा कि दोषी रघुवीर सिंह मृतक का भाई ने भगवान राम के भाइयों के आचरण के विपरीत काम किया, इसलिए ऐसे निर्दयी अपराधी को जीवित रखने के बजाय मृत्युदंड दिया जाना बेहतर होगा। न्यायालय ने कहा कि केवल मृत्युदंड के माध्यम से ही समाज को ऐसे व्यक्तियों से मुक्ति मिल सकती है। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की, मानवीय जीवन भगवान के द्वारा प्रदत्त बहुत ही सुंदर जीवन है, इसलिए सभी व्यक्तियों को जीवित रहने का समान अधिकार है। जीवन ईश्वर देता है तो जीवन केवल ईश्वर ही ले सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पता चला कि प्रतिवादी नंबर 4 ने 7 अन्य निजी प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत करके और उनकी मदद करके धन हड़प लिया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 5-6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसे शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने उसकी बेटी को खोजने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इसी के मद्देनजर याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि हाईकोर्ट पुलिस को याचिकाकर्ता की बेटी को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को होगी। जिला उपभोक्ता आयोग एर्नाकुलम ने बजाज फिनसर्व के खिलाफ एक शिकायत में कहा कि रोकने के अनुरोधों के बावजूद लगातार कॉल करना उत्पीड़न का गठन करता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित व्यवहार है। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 38 भाग 8 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें बजाज फिनसर्व विपक्षी पार्टी को अवांछित कॉल और संदेशों को रोकने और अपने नंबर को डू नॉट डिस्टर्ब सूची में पंजीकृत करने का निर्देश देने का आदेश देने की प्रार्थना की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार बार बार अनुरोध के बावजूद विपरीत पक्ष और उनकी सहायक कंपनियां रोजाना 3-4 कॉल करती रहीं, जिससे शिकायतकर्ता को परेशानी हुई। इसलिए शिकायतकर्ता ने जिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। विरोधी पक्ष कोई आपत्ति या प्रतिक्रिया दर्ज करने में विफल रहा। जिला आयोग ने देखा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अनुचित व्यापार प्रथाओं को परिभाषित करता है, जिसमें आचरण शामिल है जो उपभोक्ताओं को अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मान्यता दी और गोपनीयता में व्यक्तिगत जीवन में अवांछित घुसपैठ से सुरक्षा शामिल है। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता को बार बार कॉल विशेष रूप से काम के घंटों के दौरान उसके अधिकार का उल्लंघन है। जिला आयोग ने विरोधी पक्ष और उसकी सहायक कंपनियों को शिकायतकर्ता को सभी अवांछित कॉल और संचार को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। विपरीत पक्ष को शिकायतकर्ता की जानकारी को अपनी डीएनडी सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के लिए जांच की प्रक्रिया में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जांच एजेंसी ईडी किसी के लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती है। कोर्ट का यह बयान लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन केस में आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस की जांच में 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड मारी थी और लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के रिश्तेदारों और करीबियों के पास से कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया है। ईडी ने यह सारा एक्शन मेघालय पुलिस की शिकायत के बाद लिया था। मेघालय पुलिस का आरोप है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य लॉटरी का बिजनेस गैर कानूनी तरीके से हथिया लिया है। ईडी ने इस छापेमारी में 12.41 करोड़ रुपए कैश जब्त किए थे। बता दें कि फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार रही थी। इसने 2019 से 2014 में 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इसने सभी पार्टियों को चंदा दिया था। फ्यूचर गेमिंग की ओर से तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 542 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। डीएमके 503 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर थी। इसके अलावा वाईएसआरसीपी को 154 करोड़ रुपए और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए मिले थे। यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया। फ्यूचर गेमिंग केस की सुनवाई दूसरे मामलों के साथ होगी। फ्यूचर गेमिंग ने याचिका में जिन 4 केस का जिक्र किया उनमें अमेजन इंडिया के कर्मचारियों वाले मामले शामिल हैं। अमेजन इंडिया के इन कर्मचारियों ने ईडी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मांगने को चुनौती दी थी। इसके अलावा न्यूज़ क्लिक का मामला भी है जिसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है 2023 में दिल्ली पुलिस की ओर से जब्त किए गए लैपटॉप और फोन को लेकर गाइडलाइन जारी की जाए। इस केस में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की, खासतौर से निजता के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने दलील दी है कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस में ऐसी जानकारियां होती है जो बेहद निजी होती है। ये जानकारियां किसी शख्स की निजी जिंदगी को भी सार्वजनिक करती हैं। कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.